नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो टाइटल और थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। और मैंने आपको पिछले वीडियो पे बोला भी था कि अगला वीडियो जो आएगा वो साइक्लोन फोरकास्ट के ऊपर ही होने वाला है। इस वीडियो पे हम सिंपली बात करेंगे, साइक्लोन के ऊपर ही पूरा डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर पे कितने साइक्लोन फॉर्मेशन कर सकता है, उनका ट्रैक कहाँ पर रह सकता है, इंटेंसिटी क्या रह सकता है और कहाँ पर लैंडफॉल का संभावना ज़्यादा है, कहाँ पर खतरा ज़्यादा है, कहाँ पर खतरा कम है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप थोड़ा सा कुछ मिस करेंगे तो आपको वीडियो शायद समझ में ना आए, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी अच्छे से मिल पाए। तब चलिए अपने वीडियो पर आता है बिना देरी किए। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारे भारत में साइक्लोन सीज़न दो टाइप्स का होता है। पहला प्री मानसून सीज़न होता है, दूसरा पोस्ट मानसून सीज़न होता है। प्री मानसून सीज़न जो मानसून के पहले का सीज़न होता है उसको बोलते हैं, जो कि अप्रैल, मई और जून महीने में होता है। वही पोस्ट मानसून मानसून के बाद वाला सीज़न को बोला जाता है, जो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को काउंट किया जाता है, उसमें होता है। इन 6 महीने में ही हमें साइक्लोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिससे कई राज्यों में इसकी वजह से नुकसान भी बहुत भारी मात्रा में होता है। तो इस साल भी हमने देखा था कि मई महीने में साइक्लोन मोका बना था, जो कि म्यांमार के आसपास में लैंडफॉल किया था। भले ही भारत उससे बच गया था बट म्यांमार में इसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ था। वही अरब सागर पे भी फॉर्मेशन किया था जून महीने में साइक्लोन बिपरजॉय, जो कि गुजरात, पाकिस्तान, राजस्थान के कई हिस्सों में भीषण तबाही मचाया था। तो अब सवाल ये है कि अब पोस्ट मानसून कैसा जाने वाला है। क्या पोस्ट मानसून पे भी हमें लगातार साइक्लोन दोनों ही सागर में देखने को मिलेंगे या साइक्लोन नहीं बनेंगे, और अगर बनता है तो उसका ट्रैक, इंटेंसिटी क्या रहेगा। तो आप इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो पे पाएंगे। बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। तो अभी मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से बताऊंगा कि साइक्लोन का फॉर्मेशन का संभावना है या नहीं। उसके बाद मैं अपना फोरकास्ट बताऊंगा और मॉडल क्या इंडिकेट कर रहे हैं इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से पिछले 10 साल का डाटा को लेंगे तो 2013 में अक्टूबर 4 से लेकर 14 के बीच में साइक्लोन फाइलिन बना था, जो कि एक बहुत बड़ा साइक्लोन फॉर्म होने के बाद ये उड़ीसा के आसपास लैंडफॉल किया था, जिसका विंड स्पीड 280 किलोमीटर से ज़्यादा था। आप यहाँ पे इसका ट्रैक और सैटेलाइट इमेज को देख सकते हैं। इसके बाद 2014 में साइक्लोन हुडहुड बना था, और वो भी बिल्कुल सेम ही टाइम पे वही 4 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में फॉर्म करके लैंडफॉल किया था, और वो भी 205 से 260 किलोमीटर के आसपास का एक साइक्लोन था। बट उसके बाद 2018 तक कोई साइक्लोन लैंडफॉल नहीं किया है भारत में। उसके बाद 2018 में जाके साइक्लोन तितली फॉर्म किया था, जो कि 8 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में फॉर्मेशन किया था, और उसकी वजह से नॉर्थ आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम से लेकर दक्षिण उड़ीसा के कई हिस्सों में भीषण तबाही रिकॉर्ड हुआ था। और उसका विंड स्पीड 175 किलोमीटर से लेकर 210 किलोमीटर के आसपास का वो साइक्लोन था। बट उसके बाद 2019 पे, 2020 पे, 2021 में कोई भी साइक्लोन अक्टूबर मंथ में फॉर्मेशन नहीं किया है। बट 2022 में हमें साइक्लोन सितरंग देखने को मिला था, जो कि 22 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में फॉर्म किया था, जो कि एक छोटा साइक्लोन था बट वो बांग्लादेश के आसपास लैंडफॉल किया था। इससे भी थोड़ी बहुत नुकसान बांग्लादेश के हिस्सों में हमें देखने को मिला। तो क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से अक्टूबर के हर 3-4 साल में एक साइक्लोन, बड़ा साइक्लोन आता ही है। ये क्लाइमेट ये इंडिकेट करता है। तो उसी हिसाब से 2018 के बाद से अब तक अक्टूबर मंथ में कोई भी बड़ा साइक्लोन फॉर्म नहीं किया है। तो क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से हर 4 साल में एक बड़ा साइक्लोन फॉर्म करता है अक्टूबर मंथ में। तो इसका मतलब 2023 में बनने का चांसेस क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गया क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से। अब हम बात करेंगे कि मॉडल क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इसके साथ मेरा एनालिसिस इसके बारे में क्या कहता है। तो चलिए उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो आप स्क्रीन पे मैप को देख सकते हैं। जो मैप ये मैंने डिज़ाइन किया है अपने एक्सपीरियंस के साथ, मैंने इसको डिज़ाइन किया है, और क्लाइमेट हिस्ट्री के हिसाब से भी यहाँ पे इस मैप को डिज़ाइन किया गया है।
यहाँ पर यही दिखाया गया है कि साइक्लोन का लैंडफॉल का संभावना कहाँ पर इस साल इस पोस्ट मानसून पे ज़्यादा है। सो यहाँ पर लिखा गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंडफॉल प्रोबेबिलिटी अक्टूबर टू दिसंबर। तो ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो साइक्लोन बनेंगे वो लैंडफॉल का संभावना कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ये मैप यही इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो कोस्ट लाइन दिया गया है, जो कि कहाँ पर रेड लाइन है तो कहाँ पर येलो लाइन है तो कहाँ पर वाइट लाइन है, तो ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है कि जो साइक्लोन पोस्ट मानसून पे बनने वाले हैं वो कहाँ पर लैंडफॉल का संभावना इसका ज़्यादा है। और यहाँ पर सिंबल भी दिया गया है कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म पर साइक्लोन परसेंटेज, मतलब साइक्लोन का संभावना कहाँ पर ज़्यादा है लैंडफॉल का। तो रेड लाइन जहाँ पर दिया गया वहाँ पे 70% से ज़्यादा है साइक्लोन लैंडफॉल होने का, और जहाँ पर येलो लाइन है तो वहाँ पर 70% से कम चांसेस है, मतलब मॉडरेट से लो चांस के बीच में चांसेस है लैंडफॉल होने का इस पोस्ट मानसून पे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। और जहाँ पर वाइट लाइन है तो वहाँ पर बिल्कुल बहुत ही लो चांस है, मतलब लेस चांस है साइक्लोन लैंडफॉल का, मतलब ना के बराबर ही है। तो यहाँ पर जो अगर हम रेड लाइन को देखेंगे तो तमिलनाडु के दक्षिणी तट में यहाँ पर मैंने रेड लाइन दिखाया है। इसके साथ ही जो उत्तरी आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और दक्षिण उड़ीसा का हिस्सा है वहाँ पर भी मैंने रेड लाइन को दिया है। और उत्तरी आंध्र प्रदेश के साथ जो वेस्ट बंगाल का कोस्ट है वहाँ पर भी मैंने रेड लाइन को दर्शाया है। और इसके साथ म्यांमार के साथ बांग्लादेश के साउथ ईस्ट कोस्ट को भी यहाँ पर मैंने रेड लाइन दिया है। इसका मतलब इन सभी हिस्सों में साइक्लोन अगर फॉर्म करता है तो इन सभी हिस्सों में लैंडफॉल होने का चांसेस है। अगर ट्रैक उस तरफ रहा तो संभावना बहुत ज़्यादा है लैंडफॉल का। और जहाँ पर भी येलो लाइन है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर भी चांसेस है, बट रेड लाइन के मुकाबले यहाँ पर कम चांसेस है। तो वही वेस्ट कोस्ट में अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ गुजरात के तट में भी यहाँ पर मैंने येलो लाइन को दिया है, मतलब यहाँ पर भी चांसेस हो सकता है कि वो स्टॉर्म लैंडफॉल में भी करे अक्टूबर और नवंबर के बीच में। और ओमान के आसपास भी काफ़ी रेड लाइन यहाँ पर मैंने दिया है। ओमान में सबसे ज़्यादा स्टॉर्म लैंडफॉल करता है पोस्ट मानसून पे, क्योंकि साइक्लोन का नॉर्मली ट्रैक नॉर्थ वेस्ट ही होता है ये अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो इसलिए संभावना ज़्यादा रहता है कि अरब सागर पे जो साइक्लोन बनता है वो ओमान की तरफ ज़्यादा जाता है, तो इसलिए ओमान को रेड लाइन मैंने दिया है। तो ये तो हो गया साइक्लोन का खतरा इस बार कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो अभी चलिए जानते हैं कि साइक्लोन जो फॉर्मेशन करेंगे वो कब से फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस मैप को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मैंने ये दर्शाया है कि साइक्लोन का संभावना किस टाइम से फॉर्मेशन कर सकता है। तो अगर हम अंडमान सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो 4 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में ट्रॉपिकल सिस्टम फॉर्मेशन कर सकता है। वही अरब सागर पे भी बिल्कुल सेम ही टाइम पे वही 4 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में सिस्टम फॉर्म कर सकता है, जो कि दोनों ही एक साथ साइक्लोन फॉर्म करा सकता है। इसका संभावना अभी के टाइम पे दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल 2018 के तरह ही है। 2018 में अरब सागर बंगाल की खाड़ी दोनों में एक साथ साइक्लोन फॉर्म किया था। अरब सागर पे जो साइक्लोन बना था 2018 में वो साइक्लोन लुबान था, और बंगाल की खाड़ी में जैसे कि आपको पता होगा मैंने बोला कि 2018 में साइक्लोन तितली फॉर्म किया था, जो कि नॉर्थ आंध्र प्रदेश उड़ीसा के आसपास भीषण तबाही मचाया था। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही हो सकता है, मतलब सेम टाइम पे फॉर्मेशन कर सकता है। इसका संभावना अभी के टाइम पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और संभावना ये भी है कि बंगाल की खाड़ी में 2 साइक्लोन भी फॉर्म कर सकता है। एक तो जैसे कि बोला कि 4 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में कुछ फॉर्मेशन करने का संभावना ज़्यादा है दोनों ही सागर में, बट उसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और साइक्लोन भी फॉर्म कर सकता है, बट इसका संभावना थोड़ा सा लो चांसेस है, बट फॉर्मेशन का चांसेस काफ़ी है अक्टूबर 12 से लेकर 20 के बीच में, क्योंकि पैसिफिक ओशन से कई सारे वोर्टेक्स आ सकता है जो कि साइक्लोन का निर्माण करा सकता है। इसका संभावना भी है, बट अभी इन साइक्लोन का ट्रैक कहाँ पर रह सकता है इसको भी चलिए नज़र डाल लेते हैं। तो ट्रैक को हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ट्रैक अगर हम अरब सागर के साइक्लोन का ट्रैक को देखेंगे तो ये गुजरात पाकिस्तान की ओर दोनों ट्रैक जा सकता है। मैंने इसको दिखाया है, इसका संभावना थोड़ा सा कम है बट संभावना है। और बाकी के 3 ट्रैक्स जो कि संभावना थोड़ा ज़्यादा है वो ओमान की ओर जाने का चांसेस ज़्यादा है, और हो भी सकता है कि सी पे भी ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अरब सागर का जो मोस्टली साइक्लोन फॉर्म करता है वो समंदर पे डिसिपेट होने का संभावना ज़्यादा इसका रहता है। तो वही बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनता है वो लैंडफॉल करता है और बहुत नुकसान भी कराता है। तो वही बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनेगा उसका ट्रैक को भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
जो कि उत्तरी आंध्र से लेकर उड़ीसा के आसपास या उत्तरी उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल के आसपास संभावना सबसे ज़्यादा है अभी के प्रेडिक्शन के हिसाब से। और बांग्लादेश के साथ म्यांमार के हिस्सों में भी साइक्लोन जा सकता है, इसका भी संभावना है। मतलब अगर दोनों साइक्लोन फॉर्म करता है और दोनों का ट्रैक ऐसा ही रह सकता है अभी के हिसाब से। अगर बंगाल की खाड़ी में एक और साइक्लोन फॉर्म करता है तो उसका ट्रैक भी कुछ इसी तरह ही रह सकता है। और नवंबर मंथ का अगर हम देखेंगे तो नवंबर मंथ में जो साइक्लोन बनेंगे और दिसंबर मंथ में भी जो साइक्लोन बनेंगे उनका ट्रैक भी बिल्कुल इसी तरह का रहेगा। तमिलनाडु के आसपास संभावना इसका ज़्यादा रहेगा लैंडफॉल का, बट नवंबर मंथ में ज़्यादा कोई बड़ा साइक्लोन फॉर्म नहीं करता है। बट अगर करता है, अगर छोटा साइक्लोन भी फॉर्म करता है तो वो तमिलनाडु के आसपास लैंडफॉल करेगा और अरब सागर पे जो करेगा वो ओमान या सोमालिया की ओर जा सकता है अभी के हिसाब से। अब इनका इंटेंसिटी क्या रहेगा अभी के हिसाब से, जो साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा बंगाल की खाड़ी में अगर फॉर्म करता है तो उसका इंटेंसिटी अभी के हिसाब से वेरी सीवियर साइक्लोन से लेकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के बीच का स्टॉर्म होने का चांस है। इसका संभावना ज़्यादा है क्योंकि कंडीशन काफ़ी फेवरेबल है, एसएसटी ज़्यादा है और विंड शेयर भी उस टाइम कम रह सकता है। मॉनसून का विड्रॉल भी स्टार्ट होने का संभावना रहेगा उस टाइम पे। इसके साथ कई सारे फैक्टर्स मदद कर सकते हैं जो कि साइक्लोन को इंटेंसिफाई करा सकता है। तो इसलिए बंगाल की खाड़ी में संभावना ज़्यादा है कि बड़ा साइक्लोन फॉर्म करे और अरब सागर पे भी एक साइक्लोन फॉर्म कर जो करेगा वो भी वेरी सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी तक भी जा सकते हैं, इसका संभावना भी ज़्यादा है। तो अगर हम CFS फोरकास्ट को देखेंगे तो ये जो मैप है ये 25 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच का है। तो इसमें यहाँ पर मैंने यही दिखाया है कि किस तरह का कंडीशन रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो अरब सागर से मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम का फॉर्मेशन जल्द ही करेगा। तो इसके बाद का अगर हम देखेंगे तो ये जो मैप है ये 2 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच का है। तो ये बेसिकली यही इंडिकेट कर रहा है कि जो वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। उसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो लगातार बंगाल की खाड़ी में अरब सागर पे काफ़ी भरपूर मात्रा में रहेगा, जिसकी वजह से सिस्टम का फॉर्मेशन में मदद मिलेगा। और यहाँ पर लिखा भी गया कि ट्रॉपिकल सिस्टम एक्सपेक्टेड दोनों ही सागर में एक साथ फॉर्म करेंगे, जैसे कि वीडियो में आपको मैंने ऑलरेडी बोला भी था अभी। सो अगर हम इसके बाद देखेंगे तो ये 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच का है। यहाँ पर जो साइक्लोन फॉर्म करेगा वो कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, कहाँ पर रेनफॉल का संभावना ज़्यादा रहेगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि ट्रॉपिकल सिस्टम में स्ट्रेंथन और लैंडफॉल, मतलब इस टाइम पे जो सिस्टम लो प्रेशर बना होगा वो इंटेंसिफाई करेगा और लैंडफॉल भी कर सकता है इस टाइम के पीरियड में। तो यहाँ पर जो रेनफॉल सबसे ज़्यादा है वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत के सभी हिस्सों में यहाँ पर रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यही इंडिकेट कर रहा है मैप, यही इंडिकेट कर रहा है कि जो साइक्लोन फॉर्मेशन करेंगे वो ईस्ट इंडिया से लेकर बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अफेक्ट कर सकता है अभी के प्रेडिक्शन के हिसाब से। और वही अरब सागर पे जो साइक्लोन बनेगा वो ओमान की ओर जाने का संभावना इसका सबसे ज़्यादा रहेगा। 60% के आसपास संभावना ज़्यादा है कि ओमान की तरफ जाए। और बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन का फॉर्मेशन जो करने वाला है इसका संभावना थोड़ा सा ज़्यादा है। और लैंडफॉल का संभावना सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रही है वो उड़ीसा के साथ आंध्र प्रदेश के हिस्सों में ही सबसे ज़्यादा है अभी के हिसाब से। और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के हिस्सों में भी संभावना है, बट इनके मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो इसलिए बट सतर्क यहाँ पे मैंने सबको दिया है कि हाँ, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इन सभी हिस्सों में संभावना ज़्यादा है साइक्लोन का, बट सबसे ज़्यादा संभावना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में लैंडफॉल का दिखाई दे रही है। और अरब सागर पे अगर साइक्लोन का ट्रैक में या जो फैक्टर्स में कोई चेंजेस होता है, कोई एसटीआर का प्रभाव या कोई हाई प्रेशर फॉर्मेशन करता है तो उसकी वजह से ट्रैक में चेंज होता है तो वह गुजरात, पाकिस्तान को भी इम्पैक्ट दे सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनेगा वो भी ट्रैक को चेंज करके म्यांमार, बांग्लादेश की ओर भी जा सकते हैं। इसका संभावना को भी इनकार नहीं कर सकते। तो अगर हम ECMWF मॉडल के प्रेडिक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर ECMWF मॉडल भी यही इंडिकेट कर रहा है कि अक्टूबर 2 से लेकर 16 के बीच में बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि ईस्ट इंडिया में इम्पैक्ट दे सकता है, जो कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश सभी हिस्सों में अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैंने 15 दिन पहले से ही फोरकास्ट आपको दिया था कि साइक्लोन का फॉर्मेशन इस टाइम के पीरियड में हमें देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से प्रेडिक्शन बिल्कुल मैच हुआ है और बिल्कुल साइक्लोन फॉर्म करेगा। सारे मॉडल की तरफ से सपोर्ट भी यहाँ पर आ रहा है। GFS मॉडल में भी थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन करना स्टार्ट कर रहा है, बट अभी थोड़ा सा वो
बहुत जल्दी दिखा रहा है, बट इतना जल्दी फॉर्म नहीं करेगा, थोड़ा सा लेट फॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में इसका टाइम पीरियड है साइक्लोन का फॉर्मेशन का, लैंडफॉल करने का। इस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रही है। तो साइक्लोन के बारे में मैंने यहाँ पर आपको पूरा डिस्कशन मतलब बोलने का ट्राई किया कि साइक्लोन जो बनेगा उसका ट्रैक, इंटेंसिटी क्या रहेगा, साथ ही कहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरा है, कहाँ पर कम खतरा है, कितना साइक्लोन फॉर्म करेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको मैंने यहाँ पर समझाया है। सो अगर आपके मन में कोई भी और सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन वो जो होगा और मैं आपको दिलाने की कोशिश करूँगा। सो अगर वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे लगातार आपको ऐसे ही वेदर के बारे में पल पल की जानकारी मिलती रहे। और जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होने वाला है मैं आपको लगातार उसके बारे में पल पल की जानकारी दूंगा और उसको पूरा अच्छे से ट्रैक भी करूँगा। सो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।